सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबर। आज 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस है। यह प्रचार दिवस कार्यक्रम हर साल दुनिया भर के कई देशों और क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है ताकि पूरे समाज को यह समझाया जा सके कि अल्जाइमर रोग की रोकथाम बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कल हांगझाऊ में एशियाई खेलों के अपने रोमांचक दूसरे और अंतिम पूल मैच में 3 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन UNAMA ने बुधवार को कहा है कि अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ प्रशासन कैदियों से जुर्म कबूल करवाने के लिए यातना को एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। UNAMA की मानवाधिकार सेवा द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट में इस साल 1 जनवरी 2022 से 31 जुलाई के बीच देश भर में व्यक्तियों की गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान सत्ता पर काबिल अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार सहित मानवाधिकार हनन के 1600 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने मार पिटाई, इलेक्ट्रिक झटके, पानी के झटके देने जैसे यातना के कई क्रूर अपमानजनक व्यक्तिगत मामलों को खौफनाक बताया, जिनमें लोगों और उनके परिवारों को धमकियां देने के मामले भी शामिल हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा, अत्याचार हर हाल में निषेध। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दक्षिणी कॉकेसस क्षेत्र में लड़ाई भड़कने से उपजे मानवीय हालात पर चिंता व्यक्त की है। मंगलवार को अपने एक वक्तव्य में उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हालात का उल्लेख करते हुए सैन्य बलों के इस्तेमाल और लोगों के हताहत होने की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिनमें नागरिक आबादी हुई है। UN महासचिव ने जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए राहत कर्मियों को मार्ग उपलब्ध कराए जाने की अपील की है। समाचार माध्यमों पर नवीनतम खबरों के अनुसार बुधवार को क्षेत्र में लड़ाई रोकने की घोषणा की गई है। दुनिया भर में लगभग 4.5 अरब लोग यानी लगभग आधी वैश्विक आबादी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पूर्ण पहुंच से वंचित है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विश्व नेतागण और दुनिया भर के देशों से आए मंत्रीगण इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के बिना विश्व सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और इसके 70 लक्ष्यों की प्राप्ति की दौड़ में बुरी तरह पिछड़ रहा है। UN महासभा के हाल ही में शुरू हुए 78वें सत्र इस स्थिति को बदलने की कोशिश हुई। व्हाइट हाउस ने निज्जर की हत्या से जुड़े गंभीर आरोपों की कनाडाई जांच का समर्थन किया करते हुए भारत से सहयोग करने का आग्रह किया है। व्हाइट हाउस के रणनीतिक संचार प्रमुख जॉन केरी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के प्रति सचेत थे, क्योंकि उन्होंने भारत से इसमें जांच पड़ताल में सहयोग करने का आग्रह किया। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विद्रोह के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पर बहस हुई। सदन में सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पर अपना पक्ष रखा। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने भाषण दिया और इसे कांग्रेस की कोशिशों का नतीजा बताया। उसके बाद लोकसभा से बिल पास हो गया। लोकसभा ने महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करा दिया। ये बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है, जबकि इससे पहले जब भी बिल संसद में पेश हुआ तो जमकर बवाल मचा था और शायद इसलिए सरकार इस बिल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लेकर आई है, जिससे इसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन अब इसका नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बिल पर हुई चर्चा पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में ओबीसी वर्ग की स्थिति सामने रख दी। उन्होंने कहा कि केंद्र में 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से हैं। राहुल ने जाति जनगणना की मांग उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल आज ही पास होना चाहिए, लेकिन बाद में जाति जनगणना कराई जाए, इसमें ओबीसी आरक्षण लाया जाए। इससे पहले बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सोनिया गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण की बात उठाई थी, जिसका बिल में प्रावधान नहीं किया गया है। सोनिया गांधी ने कहा, यह राजीव गांधी का सपना है जो अभी आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने से ये पूरा हो जाएगा। तो शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कहा, देश के इतिहास में पहली बार जनगणना टाली गई, परिसीमन कब होगा पता नहीं। जब सरकार को ही पता नहीं कि महिला आरक्षण को कब लागू कर पाएंगे तो बिल लाने की क्या जल्दी थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, 2029 में भी बिल लागू हो पाएगा या नहीं ये भी नहीं पता। तो जेडीयू के ललन सिंह ने कहा कि ये इंडिया के दबाव में पैनिक होकर उठाया गया कदम है। आपको महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2010 में जो बिल राज्यसभा में यूपीए सरकार लाई थी उसमें ओबीसी का ख्याल नहीं रखा गया था। लोकसभा से पास हुए बिल पर अब राज्यसभा में चर्चा होगी। चर्चा तो संविधान में हुए बदलाव की भी हो रही है। बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान को लेकर मोदी सरकार हमेशा सवालों में रही है। मोदी सरकार के 9 साल के शासन के दौरान कई बार उस पर संविधान में बदलाव करने और संविधान को खत्म करने के आरोप लगते रहे हैं। एक बार फिर मोदी सरकार संविधान में बदलाव को लेकर सवालों में आ गई है। तो क्या वाकई मोदी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है?
देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का खिताब भारत के नाम है। पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की सराहना होती है। भारतीय लोकतंत्र का आधार है उसका संविधान। जब जब संविधान में बदलाव या संविधान को खत्म करने की बात होती है तो देश में बवाल मच जाता है। आज फिर देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसका आरोप मुख्य विपक्षी पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि संविधान की जो कॉपी दी गई है उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटा दिए गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जब कल संसद के अंदर में संविधान पढ़ रहा था तो मुझे उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये दो शब्द नहीं मिले। वहाँ मैंने अपनी तरफ से इन्हें जोड़ दिया। मैंने इसे राहुल गांधी को भी दिखाया। मैंने कहा कि देखिए ये संविधान में छेड़छाड़ होनी शुरू हो गई है। इसमें 1976 में संशोधन किया गया था, तो हमें आज संशोधित संविधान क्यों नहीं मिलेगा? हम संशोधन क्यों करते हैं? ये एक सोचे समझे तरीके से हमारे संविधान को बदलने की कोशिश को दिखाता है। अधीर रंजन ने आगे कहा, आज हमें जो नया संविधान दिया गया है, जिस संविधान को लेकर हम संसद भवन में गए, उस संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। कांग्रेस नेता ने बीजेपी सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, अगर आप कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो वो कहेंगे कि शुरू में तो यही था, जो शुरू में था वही दे रहे हैं, लेकिन अंदर की मंशा कुछ और है, इरादे में खोट है। मैं इस सबसे डरा हुआ हूँ। मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। हमें बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। मैं कोशिश कर रहा था कि इस मौके को संसद में उठाऊं, लेकिन हमें वहां बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हों। संविधान को लेकर मोदी सरकार की मंशा हमेशा सवालों में रही है। अब कांग्रेस सांसद के आरोपों से बवाल मच गया है। संविधान में हुए इस बदलाव पर मोदी सरकार खामोश है। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी में मची भगदड़ पर भी मोदी सरकार खामोश है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। इन चुनावों में विपक्षी पार्टी कांग्रेस पहले ही बीजेपी पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं इस बीच बीजेपी नेता उमा भारती की बढ़ती नाराजगी ने शिवराज सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। वहीं राज्य के सियासी समीकरण बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की बगावत की वजह से पहले ही सत्ता पर काबिज शिवराज परेशानी में दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के तल्ख तेवर भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल से बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती खुश नहीं है। उमा भारती ने 19 सितंबर को कहा कि वो इस बात से निराश हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की महिलाओं के लिए कोटा नहीं रखा गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लोकसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया था। उमा भारती ने कहा कि मुझे खुशी है कि महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया, लेकिन मुझे कुछ हद तक निराशा महसूस हो रही है क्योंकि ये ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण के बिना आया है। अगर हम ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित नहीं करते हैं तो भाजपा में उनका विश्वास टूट जाएगा। उमा भारती ने पीएम मोदी को भी खत लिखा है जिसमें उन्होंने बिल को लेकर अपना विरोध जताया है। उमा भारती ने कहा कि जब ओबीसी के लिए कुछ करने का समय आया तो हम पीछे हट गए। मुझे विश्वास था कि प्रधानमंत्री इसका ध्यान रखेंगे। मैंने सुबह पीएम को पत्र लिखा और बिल पेश होने तक चुप्पी साधी रखी। उमा भारती ने कहा कि मुझे ये देखकर बहुत निराशा हुई कि विधेयक में कोई ओबीसी आरक्षण नहीं है। मुझे निराशा हुई क्योंकि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को जो मौका मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं दिया गया। पिछड़े वर्ग की मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा सकता है। उमा भारती के इन तेवरों से साफ है कि मध्य प्रदेश में उमा भारती की नाराजगी बीजेपी और मोदी के खेल को बिगाड़ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई इलाकों में उमा भारती का खासा जनाधार है। उमा भारती के ये तेवर मध्य प्रदेश में बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। वहीं SC/ST आरक्षण पर खत्म करने की साजिश भी मोदी सरकार पर भारी पड़ सकती है। संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मांग की जा रही है कि इसमें ओबीसी वर्ग को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने इसमें फिलहाल SC/ST को इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन अब SC/ST आरक्षण का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के बीच अब SC/ST वर्ग को मिले आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ का गठन भी कर दिया है। संवैधानिक पीठ में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं और ये संवैधानिक पीठ 21 नवंबर से इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट 2019 के 104वें संविधान संशोधन और 1999 के 79वें संविधान संशोधन का परीक्षण करेगा, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण अगले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था, जबकि एंग्लो इंडियन आरक्षण खत्म किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस मामले में संविधान की व्याख्या शामिल है, इसलिए इसे संवैधानिक पीठ के पास भेजा जा रहा है। दरअसल संविधान में SC/ST आरक्षण का प्रावधान शुरुआत में 10 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे हर बार 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा और 2019 में आखिरी बार इसे 10 साल के लिए बढ़ाया गया।
और ये भी तय माना जा रहा है कि 2029 में भी इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। अगर संवैधानिक पीठ इसके खिलाफ कोई फैसला नहीं देती है, ऐसे में केंद्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या महिला आरक्षण में जिस तरह से ओबीसी वर्ग की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, उसी तरह से अब SC/ST वर्ग के आरक्षण पर भी कैंची चला दी जाएगी। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, इस पर सबकी नजरें हैं। नजरें तो राजस्थान की सियासी हलचल पर भी सभी की हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी सियासी हलचल तेज हो गई है। अब कांग्रेस पार्टी से बड़ी खबर आई है। केंद्रीय आलाकमान ने अनुशासनहीनता मामले में अपने 3 नेताओं को क्लीन चिट देकर बड़ी राहत दी है। हालांकि इस फैसले की औपचारिक घोषणा होना बाकी है। तो कौन है वो 3 नेता जिन्हें मिली है क्लीन चिट, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को आखिरकार पार्टी आलाकमान से क्लीन चिट मिल गई है। कांग्रेस आलाकमान ने इन तीनों नेताओं को दिए गए नोटिस को रद्द कर दिया है। चुनाव से ऐन पहले नोटिस रद्द होने से इन तीनों नेताओं के लिए ये बड़ी राहत के तौर पर बड़ी खबर आई है। फिलहाल नेताओं के नोटिस निरस्त किए जाने को लेकर आधिकारिक घोषणा होनी है। आपको बता दें कि इन तीनों नेताओं को पार्टी में अनुशासनहीनता बरतने के लिए कांग्रेस की अनुशासन समिति ने नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब तीनों नेताओं ने अलग अलग भेज दिया था। इसके बाद से फैसला लटका हुआ था और अब इन तीनों ही नेताओं को क्लीन चिट मिलने की खबर आ रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। ये मामला मेरे कार्यकाल का नहीं है, मेरी नियुक्ति से पहले का ये मामला है। सुखजिंदर सिंह रंधावा से पहले राजस्थान के प्रभारी अजय माकन थे। प्रदेश कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं को मिले नोटिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला लेना था। पार्टी की अनुशासन समिति ने इस फाइल को कई महीनों पहले ही खड़गे के पास भेज दिया था, तभी से इस पर फैसला पेंडिंग है। धारीवाल, जोशी, राठौर को मिले नोटिस पर फैसला कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकली भारत जोड़ो यात्रा के कारण अटक गया था। ये मामला पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुट के बगावती तेवरों के बाद राज्य सरकार पर आए संकट से जुड़ा था। उस समय पार्टी में तेज हुई अंदरूनी खींचतान को संभालने के लिए AICC पर्यवेक्षक जयपुर आए थे, लेकिन इसी दौरान सरकार में मंत्री धारीवाल के घर एक अलग पैरेलल मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें मंत्री महेश जोशी और RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर की भी भूमिका थी। इसके बाद आलाकमान ने गंभीर मानते हुए अनुशासनहीनता की श्रेणी में इसे माना था और नोटिस जारी किया था, लेकिन अब चुनावों से पहले खड़गे ने तीनों को दिए नोटिस रद्द कर दिए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की एकजुटता से बीजेपी बैकफुट पर है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की बगावत से शिवराज सरकार भी बैकफुट पर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी में भगदड़ मच गई है। हर रोज कोई ना कोई बड़ा नेता बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर रहा है। अब कांग्रेस ने सीएम शिवराज के गढ़ में बड़ी सेंध लगाई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। चुनाव में हार के डर से बीजेपी नेता दल बदल कर रहे हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी लगातार कमजोर होती जा रही है। इस कड़ी में बीजेपी को फिर एक बड़ा झटका लगा है। बालाघाट से पूर्व बीजेपी सांसद बोध सिंह भगत ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भगत के अलावा सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे के भतीजे सुमित चौबे ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसके अलावा कई और नेताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। PCC चीफ कमलनाथ ने सभी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व से प्रभावित होकर बालाघाट से बोध सिंह, रीवा से दिलीप सिंह, बुधनी से राजेश पटेल ने, विदिशा से प्रभात जोशी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वहीं भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता लेने से पहले बिना नाम लिए बोध सिंह भगत ने कहा कि बालाघाट में भाजपा व्यक्ति विशेष की पार्टी बन गई है। पार्टी में कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक विचार नहीं रख सकता। बीजेपी में एक व्यक्ति विशेष के कहने पर ही काम होते हैं, जिससे मुझे लगता है कि अब इस पार्टी में यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है।